जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नालंदा यूनिवर्स 77 पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 यानी कि यूपीएसआई 2024 के जितने भी मुख्य सब्जेक्ट, उन सभी मुख्य सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट यानी कि एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे दोस्तों, वो आपके एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी जितने दिए रहेंगे उसको भी एक्सप्लेन कर कर समझाया जाएगा दोस्तों। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए कि आपका बढ़िया नंबर से, अच्छे नंबर से यूपीएसआई में सिलेक्शन हो दोस्तों। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करिए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं हिंदी के दूसरे भाग पर, यानी कि यूपीएसआई 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये आज दूसरा भाग है दोस्तों। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। आप लोग बहुत समझदार हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को। और तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 16 है कि पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शौर सैनी। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो शौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर आ जाइए 17 पे। इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, 1 मिनट। ओके, प्रश्न नंबर दोस्तों 17 में है कि मथुरा आगरा, एक मिनट जाइए, मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एकदम। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रजभाषा, ठीक है। तो और ध्यान देना कि मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर इन सब क्षेत्र में दोस्तों ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक है। और सूरदास, रहीम, रशखान, केशव बिहारी, ये सारे लोग ब्रजभाषा के प्रमुख कवि में से आते हैं, ठीक है। तो मैंने ये क्षेत्र भी बता दिया और कौन कौन से कवि ब्रजभाषा के इंपॉर्टेंट जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण कवि, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 18 है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ध्यान देना, देखिए कोई कोई सवाल आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गया होगा। जैसे सी यहाँ होना चाहिए था, बी इसके ऊपर होना चाहिए था। फिलहाल वो प्रिंट में थोड़ा सा चेंज हो गया। ये सब छोटी चीज़ है, इस सब पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि आप लोग यूपीएसआई जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये सब छोटी चीज़ है, बस आप उत्तर को सुनना, ठीक है, जो मैं बोलूँगा। तो 18 में क्या है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खड़ी बोली, ठीक है। और खड़ी बोली को दोस्तों हम लोग खरी बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरी बोली। और कोरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, एक होता है खरी बोली, ठीक है, एक मिनट, जो खरी बोली भी कहते हैं। और एक क्या होता है? एक होता है कौरवी। लिख देता हूँ, कभी भी पूछा जाए तो थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। कौरवी, ठीक है। यह पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है, क्या? खड़ी बोली, ठीक है। आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 19 में आ जाइए। यहाँ पे पूछा गया है 19 में कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है। अब इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, बी वाला। बी यानी कि आर्य, ठीक है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 20 है। इसमें कहा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है, ठीक है। इस भाषा को आर्य भाषा या फिर देव भाषा भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आर्य भाषा भी और साथ ही साथ देव भाषा, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली, ठीक है। एक मिनट, पाली हो जाएगा, बी वाला होगा। ये यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बी हो जाएगा, बी यानी कि पाली भाषा, ठीक है। तो पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषिक अवस्था रही है, जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश भाषा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के वयस स्थित रूप को क्या कहते हैं, ठीक है। माफ करिए, वहाँ थोड़ा वही मैं सोच रहा था, गलती हो गया। यहाँ लिखा है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। यहाँ पर होना चाहिए था व्यवस्थित, ठीक है। व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिपि, ठीक है।
अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो जिस रूप में वर्ण यानी अक्षर लिखे जाते हैं उसे भी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो आप दो दो तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे भाषा के लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, लिपि। और एक एक और तरीका है कि जिस रूप में वर्ण यानी कि अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब हिंदी जो है दोस्तों भारत की ये संपर्क भाषा भी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं और आपस में माध्यम से इसको संपर्क, यानी कि जब जैसा जाहिर सी बात है मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप हिंदी समझ रहे हैं, यानी कि संपर्क भाषा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अक्सर इसको राजभाषा भी कहा गया है। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा हो जाता है लोगों को कन्फ्यूज़न। ठीक है, कि राजभाषा होगा कि संपर्क भाषा होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम दोनों की बात करें यानी इन दोनों में कौन सा उत्तर सबसे ज़्यादा सटीक होगा, तो अगर इन दोनों की बात करें तो राजभाषा कहीं ना कहीं ज़्यादा सटीक उत्तर बैठ रहा है। ठीक है, राजभाषा जो है ज़्यादा सटीक उत्तर बैठ रहा है इसके लिए। लेकिन अगर राजभाषा और संपर्क भाषा, तो अगर आप राजभाषा उत्तर लगा देते हैं तो सही है, लेकिन कहीं कहीं संपर्क भाषा भी सही हो जाता है। तो एक दो सवाल हमेशा, जैसा मैं बता चुका हूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसका उत्तर जो है 100% क्या होगा, वो एग्ज़ाम जब कॉपी आपकी मतलब जो भी एग्ज़ाम में जब जो भी आयोग है, संगठन है, उसके द्वारा ये सब चीज़ों के बारे में मालूम होता है कि कुछ सवाल उनके द्वारा ही सही माने जाते हैं। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर आ जाइए 24 में। इसमें है कि भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा या फिर राजभाषा, बात एक ही हुई है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर आ जाइए 25 में। इसमें है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। यहाँ लिखा है स्वरूप, तो ध्यान देना। अब 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजभाषा। अब भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंदर, तो 343, कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद यानी इंग्लिश में गया तो आर्टिकल। ठीक है, और भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको तो मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 में आ जाइए। इसमें कहा गया इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। यहाँ नहीं है तो ध्यान देना, सवाल को सही तरीके से ही पढ़ा करो। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांगर। ठीक है, अब बांगर जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं आता है। इसका मतलब क्या समझे आप, कि अगर बांगर जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं आता है तो जाहिर सी बात है इसमें मोटे मोटे दिमाग से सोच सकते हैं कि सी यानी बुंदेली, निमाड़ी और ए यानी मालवी, ये तीनों जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा में आते होंगे ना, क्योंकि जब एक नहीं आएगा तो जाहिर सी बात तीन अपने आप ही उसमें शामिल हो जाएंगे। अब आइए ये बात करते हैं कि आखिर ये बांगर कहाँ का प्रमुख बोलियों में से है। पहली चीज़ ध्यान सुनना कि बांगर या फिर बांगरू लिख देता हूँ, या फिर बांगरू। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू को हरियाणवी अथवा मतलब इसको हरियाणवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हरियाणवी भी कहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, क्या कहते हैं, हरियाणवी। ठीक, तो यह हरियाणा राज्य की बोली है, ना कि मध्य प्रदेश की। और जबकि मध्य प्रदेश के तीन जो बोली है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, जैसे मालवी, निमाड़ी और बुंदेली। तो अगले सवाल में, अगले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना, गौर करना है। ठीक, प्रश्न नंबर आ जाइए, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। प्रश्न नंबर आ जाइए 27 पे। इसमें है कि बुंदेली का क्षेत्र है। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झांसी, जालौन और दतिया। ठीक है, अब इसमें सिर्फ तीन ही नाम नहीं आते, और भी नाम आते हैं, लेकिन जान लो। पहला झांसी, जालौन, दतिया, दामोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर, ये सारे जिले जो हैं बुंदेली क्षेत्र के अंदर आते हैं, यानी कि यहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक है, और बुंदेली जो है दोस्तों ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। किससे, शौरसेनी। अब शौरसेनी किससे संबंध है, हम लोगों ने बात किया है इसमें भी और इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक, आगे बात करेंगे दोस्तों। मैं आपके जितने भी हिंदी के सवाल हैं कोई भी गलत नहीं होने दूंगा एग्जाम में। देखो एग्जाम क्या है ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई भी एग्जाम, यूपीएससी भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मतलब प्रैक्टिस मतलब ये हुआ कि अगर 40% पढ़ो तो 50 से 40% आपका प्रैक्टिस ही होना चाहिए। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्ज़ाम सही होने का और सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 28 है। इसमें पूछा गया कि रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। ठीक है,
और एक बोली और है जो बोली जाती है, अभी हम लोगों ने बात किया, क्या होगा? बांगर, ठीक है, बांगर या फिर बांगरू। थोड़ा यहाँ पर ये पेन सही से चल नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाइए। यहाँ पे कहा गया है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि ब्रजभाषा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर भी थोड़ा इसको यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो बी होगा ब्रजभाषा, ठीक है। तो सूरदास की कुछ रचनाएं भी जान लो, जैसे कि सूरसागर, सूरशारावली एवं शाहित लहरी, ठीक है। ये सूरदास की कुछ रचनाएं हैं। ऑप्शन में आएगा तो आप इनका सही उत्तर लगा सकते हो, क्योंकि सारी रचनाएं जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो उनके नाम से ही संबंधित है, जैसे कि सूरसागर, सूरशारावली और शाहित लहरी, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि नंददास की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, यानी कि नंददास की, तो ये भी थोड़ा जान लो। इसमें आता है रस पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी और भंवर गीत। तो इतना कुछ आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, मैं आपको इतना कुछ बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होने वाला। बस एक काम करना, रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ, कितना भी पढ़ लो कोई मतलब नहीं जब तक आपका प्रैक्टिस सही ना हो। प्रश्न नंबर 30 है, सूरदास की कीर्तियों की भाषा कौन सी है? 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि वज्र, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किया है। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि 2021 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 2001 पूछा गया है, एक चीज़ ध्यान देना। और क्या कहा गया है? निम्नलिखित भाषाओं में से। निम्नलिखित मतलब क्या समझे? जो ये यहाँ पर 3-4 नाम दिए, सिर्फ इनमें से पूछा गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, ना ना। तो सवाल को पढ़ो और समझो तब उत्तर देना। तो 2001 के बारे में पूछा गया है, तो सबसे अगर ज़्यादा की बात है दोस्तों, तो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आएगा इसमें आपका, एक मिनट, हाँ ये है गुजराती, मराठी, बंगाली। हाँ, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा आएगा आपका बंगाली, नंबर 1 पे आएगा बंगाली। 2001 की बात कर रहा हूँ और 4 भाषाओं के कंपेयर में बात कर रहा हूँ। पहले आएगा बंगाली, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा मराठी नंबर 2 पे, ठीक। फिर नंबर 3 पे आएगा तमिल। फिर नंबर 4 पे आएगा गुजराती। अब 2011 की भी बात कर लेते हैं। 2011 की क्यों बात करेंगे, 2021 की क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि 2021 का जनगणना रिपोर्ट आया नहीं है। तो जो भी डाटा, जो भी रिपोर्ट होंगे 2011 से ही होंगे, ठीक। अब 2011 की बात करें दोस्तों, तो अगर इन चारों की बात करें तो इन चारों में अभी भी सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाइए। इसमें है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? भाई हम लोगों ने इसके बारे में बहुत बात किया है। फिलहाल चलिए आइए जान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सवाल में हल्का टेढ़ापन है, हल्का दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? ध्यान सुनना। अब जो हिंदी भाषा है दोस्तों, उसका उत्पत्ति कह सकते हो या फिर कह सकते हो आप उद्भव, ये जो है सौरसेनी या अर्ध मगधी या फिर मगधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों नाम दिया गया, सौरसेनी भी दिया गया और मगधी भी दिया गया है। अब आप हो गए कन्फ्यूज कि भाई उत्तर क्या दिया जाए, सौरसेनी दिया जाए या फिर मगधी भी दिया जाए, मतलब सौरसेनी होगा या मगधी होगा, कौन होगा दोनों में से? अब एक काम करना, अगर 2 ऑप्शन आ जाए तो सही ज़्यादा झुकाव आपका होना चाहिए सौरसेनी पे, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 आ गया, अब क्या करोगे? अब तुम भैया तुम तो गए फंस गए, तो आपका ज़्यादा झुकाव सौरसेनी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 4 नाम आ गया, इनमें से ये नाम नहीं सिर्फ एक है, तो ये सही हो जाएगा। या फिर ये नहीं है सिर्फ ये है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि दोनों में से चाहे एक नाम लिखा रहेगा तो सही है, लेकिन अगर दोनों आ गया गलती से तो आपको सबसे पहले सौरसेनी की तरफ जाना है, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या होगा, ये तो भाई जब वहाँ पर जाएगा कॉपी, वहाँ पर मालूम होगा। क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूँ, 2-4 सवाल हमेशा हर एग्जाम में, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, 2-4 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं, जिसका उत्तर क्या होगा वो वहाँ से ही डिसाइड होता है। तो आपको सबसे पहले सौरसेनी की तरफ झुकाव करना है, ठीक। आ जाइए प्रश्न नंबर 33 पे। इसमें कि बांग्रू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, शायद मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना तुरंत। अगला सवाल है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? अब 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोली। जाहिर सी बात है भाई, बोली ही होगा। अब इस वीडियो का अंतिम सवाल बात कर लें, सवाल नंबर 35। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, लेकिन क्या किया जाए, हो जाता है। 35 है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी? यहाँ पे होना चाहिए बा, ध्यान देना, यहाँ क्या होना चाहिए? जबान।
नई जबान कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदुस्तानी भाषा। यहाँ होना चाहिए था, यहाँ कोई बात नहीं है यार, सब छोटी चीज़ें हैं। आप लोग यूपीएसआई जैसे बड़ी एग्जाम की तैयारी करो, ये सब एडजस्ट किया करो, नहीं तो जॉब के बाद कैसे जॉब के बाद जब काफ़ी कुछ फेस करना होगा तो कैसे फेस करोगे? ठीक, तो ये बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए, सब छोटी चीज़ है, खैर कोई बात नहीं। तो उत्तर सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, हिंदुस्तानी भाषा। ठीक, अब थोड़ा जान भी लो जब यहाँ तक पहुँचे हो। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम और अरबी फारसी के शब्द कम होते हैं। अब ये तो हो गया आज का वीडियो, मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया। ये तो रही बात की बात। जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा हो, यानी अंत तक, यानी सवाल नंबर 35 तक अभी पहुँचा हो, एक काम करना, नीचे कमेंट में जय हिंद लिख देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।